रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूके के दौरे पर थे और उन्होंने इंडिया की यूके के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिफेंस के डोमेन में आगे बढ़ाने के लिए कई सारी बातें करी। सबसे पहले इंडिया और यूके ने डिसाइड करा कि इंडियन ओशन रीजन में हम यूके की नेवी के साथ कोलैबोरेट करेंगे और यूके अपने दो मेजर ग्रुप्स को इंडियन ओशन रीजन में भेजेगा। एक लिटोरल रिस्पांस ग्रुप और दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। यहां पे क्वेश्चन उठता है कि यूके जो है वो इधर अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यूके को ऑल द वे अपने नेवी शिप्स को यहां पे इंडियन ओशन में भेजना पड़ेगा। उसके दो कारण है। फैक्टर नंबर वन है चाइना। आपको पता है कि चाइना का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इस पूरे एरिया में इंक्रीज हो रहा है, इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी। और नेटो के जितने भी देश हैं वो ये चाहते हैं कि चाइना की यहां पे स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इंक्रीज ना हो, इसलिए इस पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना को रोकने के लिए नेटो के देश आजकल काफी ज्यादा एक्टिव हैं और इस वजह से यूके जो है अपने इन दोनों शिप्स को यहां पे भेजेगा। यह है फैक्टर नंबर वन। सेकेंड फैक्टर है कि ऑफ लेटली इस एरिया में जो कि ये पूरा स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप और रेड सी वाला एरिया है, यहां पर जितने भी कमर्शियल शिप्स हैं इधर स्विस कैनाल से आने वाले, वो हूतीज के अटैक के अंदर आए हैं। आपको पता है कि हूतीज जो है वो यहाँ पे यमन में एक ग्रुप है जो कि ईरान द्वारा बैक्ड है। तो ईरान द्वारा बैक्ड ये जो ग्रुप है हूतीज, ये इधर रेड सी एरिया में कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक कर रहा है। ऐसे में यूके के जो काफी सारे ट्रेड के शिप्स हैं वो यहाँ पे स्विस कैनाल से निकलते हैं और यूके अपने ट्रेड और कॉमर्स को बचाना चाहता है कि उसके जितने भी सामान ले जाने लाने वाले शिप्स हैं वो बचे रहें, जिससे कि उसका ट्रेड इंपैक्ट ना हो। तो इन दो फैक्टर्स को देखते हुए यूके ने इंडिया के साथ डिसाइड करा कि वो लिटोरल रिस्पांस फोर्स और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडियन ओशन में भेजेगा। यहां पे एक क्वेश्चन और उठता है कि यूके की जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं वो कहां कहां पर हैं। ओवरसीज टेरिटरीज का मतलब होता है कि मेन देश तो देखिए यहां पर है, लेकिन इसके अलावा ये जो कॉलोनियल देश हैं जैसे कि यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इनकी ओवरसीज टेरिटरीज भी होती हैं क्योंकि गुलामी के दौर से इनकी कुछ टेरिटरीज आज तक इनके कंट्रोल में चलती आ रही हैं। ये पूरा मैप हमारे को दिखाता है कि यूके की ओवरसीज टेरिटरीज कहां कहां हैं और इंडियन ओशन रीजन में ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी जो है ये यूके की इकलौती ओवरसीज टेरिटरी है। बाकी जितनी भी यूके की टेरिटरीज हैं वो या तो पैसिफिक में है या अटलांटिक में है या फिर इधर मेडिटेरेनियन रीजन में है। तो ऐसे में यूके की इधर इंडियन ओशन में एक ओवरसीज टेरिटरी भी है जो आज यूके के कंट्रोल में आती है। तो अपार्ट फ्रॉम चाइना का फैक्टर और हुतीज का फैक्टर, ब्रिटेन अपनी इस ओवरसीज टेरिटरी को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है और इसलिए वो इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। सवाल उठता है कि ये जो लिटोरल रिस्पांस ग्रुप यूके यहां पे भेज रहा है सिक्योरिटी के लिए, ये क्या होता है। बेसिकली लिटोरल रिस्पांस ग्रुप एक एम्फीबियस वॉरफेयर ग्रुप होता है। एम्फीबियस हमने साइंस में पढ़ा था। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब होता है कि जो पानी में भी रह सकते हैं और जो जमीन पर भी रह सकते हैं। वैसे ही लिटोरल रिस्पांस ग्रुप जो होता है वो एक एम्फीबियस वॉरफेयर ग्रुप है। मतलब कि इंडियन ओशन एरिया में जितने भी आइलैंड्स हैं ये उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। अब चाहे लड़ाई समंदर में हो या आइलैंड की जमीन के ऊपर हो, दोनों ही जगह पे ये लिटोरल रिस्पांस ग्रुप अपने शिप्स का इस्तेमाल करके बचा सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एम्फीबियस वॉरफेयर का मतलब होता है ऐसा वॉरफेयर जो जमीन और पानी दोनों जगह लड़ा जा सकता है। इस लिटोरल रिस्पांस ग्रुप में यूजुअली 2 से 3 शिप्स होते हैं, जैसे कि आप यहां पे इमेज में देख पा रहे हैं। 2 से 3 मेजर शिप्स होते हैं जो साथ में कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलते हैं। इन शिप्स में ट्रूप्स तो होते ही हैं, लेकिन ट्रूप्स के साथ साथ छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। तो ये जो एम्फीबियस वॉरफेयर है ये इसलिए रखा गया कि ये जो हूतीस का यहाँ पे बढ़ता हुआ अटैक है शिप्स के ऊपर, तो हमारे को कभी भी जरूरत पड़ सकती है उनसे अपने शिप्स को बचाने के लिए और इसलिए यूके इंडिया यहाँ पे लिटोरल रिस्पांस ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करेंगे। दूसरा है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो होता है वो लिटोरल रिस्पांस ग्रुप से बड़ा होता है। लिटोरल रिस्पांस ग्रुप में तो 2-3 शिप्स होते हैं, लेकिन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एक बहुत बड़ा जहाज होता है जिसे हम कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। यहां पे आप इमेज में देखेंगे बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक ऐसा शिप जिसके अंदर कई सारे हवाई जहाज होते हैं। यूके का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है इसमें F-35 फाइटर जेट्स इंक्लूडेड है। मतलब कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इंडियन ओशन रीजन में घूमेगा और इसमें F-35 फाइटर जेट्स हैं। अगर हूतीस कहीं पे भी अटैक करने की कोशिश करते हैं कमर्शियल शिप्स पे, तो वो अपने हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से या फिर F-35 फाइटर जेट्स के माध्यम से हूतीस के शिप्स को और ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ऑल्सो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बड़ा इसलिए भी होता है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ यहां पे कई सारे सबमरीन्स और छोटे शिप्स भी एयरक्राफ्ट कैरियर को सप्लीमेंट करते हैं।
तो पानी के नीचे भी आपको यहाँ पे कई सारे सबमरीन्स हो सकते हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दो मेजर ग्रुप्स यूके इंडियन ओशन रीजन में भेजेगा इंडिया के साथ ओवरऑल अपनी डिफेंस कोलैबोरेशन को इंक्रीज करने के लिए। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है कि हमारा जो इंडियन ओशन सिक्योरिटी है वो और ज्यादा मजबूत होगी इस इनिशिएटिव के बाद। ऑल्सो इस पूरे लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल मुदत गुप्ता, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक पिन किया हुआ है, वहां पे आपको और यूपीएससी का कंटेंट मिलेगा, तो उसे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो दो ग्रुप्स इंडियन ओशन रीजन में आएंगे, इसके अलावा इंडिया ने रिसेंटली यूके के साथ दो डिफेंस अग्रीमेंट्स भी साइन करे हैं। पहला अग्रीमेंट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कैडेट एक्सचेंज। कैडेट एक्सचेंज का मतलब होता है कि अभी जो लोग आर्मी नेवी एयरफोर्स में अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो अभी स्टूडेंट फेज में है, तो हमारे यहाँ के आर्मी नेवी एयरफोर्स की ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट्स यूके जाएंगे, यूके में ट्रेनिंग लेने वाले इंडिया आएंगे, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस समझेंगे और समझेंगे कि इंडिया यूके की आर्मी नेवी एयरफोर्स कैसे ऑपरेट करती है। तो अपने आर्मी नेवी एयरफोर्स के स्टूडेंट्स के एक्सचेंज के लिए हमने एक अग्रीमेंट साइन करा। दूसरा अग्रीमेंट है फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आने वाले भविष्य में हम किस तरीके से लेटेस्ट और पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी साथ में डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एक अग्रीमेंट साइन किया गया। अगर आप इसे गौर से समझें तो ये दोनों अग्रीमेंट हैं तो अच्छे, लेकिन जिस तरीके से हम भारी भरकम अग्रीमेंट्स फ्रांस, यूएस, इजराइल, रशिया के साथ साइन करते हैं, ये उतने बड़े और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हमारे को दिखते नहीं है। मतलब कि यूएस के साथ, फ्रांस के साथ जो हम अग्रीमेंट साइन करते हैं वो करते हैं क्रिटिकल मिलिट्री इंफॉर्मेशन का, इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट्स का, ओवरऑल डिफेंस सप्लायर अग्रीमेंट्स हम साइन करते हैं, स्पेयर पार्ट्स के अग्रीमेंट साइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूके के साथ हमने बहुत ही बेसिक अग्रीमेंट साइन करे हैं, और उसमें भी ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला अग्रीमेंट होता है, ये फ्यूचरिस्टिक अग्रीमेंट होता है। फ्यूचरिस्टिक अग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपको पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो 8 साल, 10 साल, 15 साल लग सकते हैं, तो ये कब जाके मटीरियलाइज होगा हमारे को नहीं पता। ये दो अग्रीमेंट्स के साथ साथ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी बोला कि हम यूके के साथ एक लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट भी साइन करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट क्या होता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर यूके का कोई शिप इंडिया के पास खराब होता है, तो हम उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कोई स्पेयर पार्ट चाहिए, कोई रिफ्यूलिंग चाहिए, पेट्रोल डलवाना है शिप के अंदर, कोई पार्ट खराब हो गया, तो हम उनके शिप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली, अगर इंडिया का कोई शिप यूके के पास या यूके की ओवरसीज टेरिटरी के पास अगर खराब हो गया, तो यूके हमारे को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये एक हेल्प करने का अग्रीमेंट होता है एक दूसरे के शिप्स को। अब यहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट है, ये हमने यूके के साथ साथ यूएस, रशिया और फ्रांस के साथ भी साइन किया हुआ है। ऐसे में अगर हम यूएस की ओवरसीज टेरिटरीज देखते हैं, तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में यूएस की कितनी सारी ओवरसीज पोर्ट्स और टेरिटरीज हैं। कि मतलब अगर हमारा कोई शिप यहाँ पे खराब हो रहा है, तो हम डिएगो गार्सिया जा सकते हैं, हम गुआम जा सकते हैं, हम मार्शल आइलैंड जा सकते हैं, हम इधर जापान के पोर्ट पे जा सकते हैं जो यूएस के कंट्रोल में है, हम यहाँ पे साउथ कोरिया के पोर्ट पे जा सकते हैं जो यूएस के कंट्रोल में है, हम सिंगापुर के पोर्ट पे जा सकते हैं जो यूएस के कंट्रोल में है, ऑस्ट्रेलिया के पास जा सकते हैं जो यूएस का पोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि अगर हम लॉजिस्टिक अग्रीमेंट यूएस के साथ साइन कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यूएस के काफी सारे मिलिट्री पोर्ट्स हैं पूरी दुनिया में। लेकिन अगर हम यूके की बात करते हैं, तो हमारे नियरेस्ट यूके की सिर्फ एक टेरिटरी है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, और वहां पे भी यूके की बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। कि मतलब अगर इसके पास हमारा कोई शिप खराब हो जाए, तो यूके हमारे को कोई बहुत मेजर सपोर्ट प्रोवाइड कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर यही अग्रीमेंट हम यूएस के साथ या फिर हम फ्रांस की भी अगर टेरिटरीज देखते हैं, तो हमारे आसपास फ्रांस की भी काफी सारी यहाँ पे मेजर टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग रियूनियन आइलैंड, और यहाँ पे फ्रेंच सर्दर्न एंड एंटार्क्टिक लैंड्स, वॉलेस एंड फ्यूचूना, न्यू कैलेडोनिया। तो इस इंडो पैसिफिक में जहां पे इंडिया के शिप्स घूमते रहते हैं, इस एरिया में फ्रांस की काफी सारी ओवरसीज टेरिटरीज हैं। तो आप ये समझिए कि इस पूरे लॉजिस्टिक एक्सचेंज अग्रीमेंट में हमारा यूके के साथ कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट है नहीं, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही टेरिटरी हमारे पास है, वेरास यूएस और फ्रांस के बहुत सारे ऐसे बेसिस हैं जो हमारे पास हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसकी बात चल रही है, ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा अग्रीमेंट नहीं है। अगर हम ओवरऑल इंडिया यूके डिफेंस रिलेशन को देखते हैं, तो आज की तारीख में हमारा यूके से कोई भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं है। मतलब कि हम कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट यूके से नहीं खरीद रहे हैं। एक दौर था 1947 से लेकर 1965 तक, जब मोस्टली हमारा सारा डिफेंस इक्विपमेंट जो था वो यूके से आता था। लेकिन उसके बाद
हमने उसे डाइवर्सिफाई करना शुरू करा और यूएसएसआर से काफी अच्छा डिफेंस रिलेशन एस्टैब्लिश करा। आज की तारीख में यूके के साथ हमारा कोई भी खास डिफेंस रिलेशन नहीं है। इवन हमारा डिफेंस रिलेशन इस हद तक कम हो चुका है यूके के साथ कि पहले हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, उनका लंदन में इंडियन हाई कमीशन में एक ऑफिस हुआ करता था। रिसेंटली उन्होंने वो बंद कर दिया कि यहाँ पे कुछ काम वगैरह तो होता नहीं है, यूके के साथ हमारी डिफेंस में कोई बात नहीं हो रही, हम इससे बेहतर ये ऑफिस पेरिस में खोल लेते हैं, फ्रांस में। तो डीआरडीओ ने अपना रिसेंटली एक ऑफिस पेरिस फ्रांस में खोला है। इसके अलावा जो नेवी का साइज है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज की तारीख में इंडिया की नेवी में अप्रोक्सीमेटली 295 नेवल शिप्स हैं, वेयर एज यूके के पास सिर्फ और सिर्फ 73 नेवी शिप्स हैं। अब अगर यूके के पास सिर्फ 73 नेवी शिप्स हैं तो वो बहुत ज्यादा शिप्स के साथ हमारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोऑपरेशन नहीं कर सकता कि अगर हमारे को यूके की जरूरत है तो वो यहां से अपने बहुत सारे शिप्स नहीं भेज सकता, क्योंकि उसके पास तो हैं ही सिर्फ 73 शिप्स, वेराज इंडिया के पास तो ऑलरेडी 295 से ज्यादा शिप्स हैं। तो ऐसे में इंडिया के ये जो शिप्स हैं, ये देखिए आप नंबर में कितना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है यूके के शिप का, और इसलिए यूके का नेवी का साइज इतना छोटा है कि उसके साथ कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कोलैबोरेशन हमारी नहीं हो सकती। अगर हम बात करें डिफेंस ट्रेड की, तो एज यूजुअल यूएस, फ्रांस, रशिया और इसराइल के साथ हमारा डिफेंस ट्रेड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू यूके। तो अगर कुल मिला के बात की जाए तो यूके के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, ट्रेड में अच्छा है, डियाजापोरा में अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम डिफेंस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हमारा रिलेशन अभी एकदम जीरो पे ही है। कुछ बहुत ज्यादा अग्रीमेंट्स हमने मेजर साइन नहीं करे और डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी हमारी ऑलमोस्ट जीरो ही है यूके से। इस लेक्चर में इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।